Hello guys, what's up? So we are into our budgetary control DJB question answers. So हमने पिछले सेशन में आपके साथ 20 नंबर तक का वर्किंग कर लिया था, करेक्ट? विथ मार्केटिंग विदाउट मार्केटिंग वाला। तो अब 21 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाइए। नकटा लिमिटेड यानी नाक काटा लिमिटेड, a vehicle manufacturer has prepared sales budget for the next few months and the following draft figures are available. October, November, December, January, February. Number of vehicles 40,000, 35,000, 45,000, 60,000, 65,000. To manufacture a vehicle, a standard cost of 571,400 is incurred and sold through dealers at a uniform price of 857,100 to customers. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है। इतना बड़ा व्हीकल बनाता है ना, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है। डीलर्स आर पेड 15% कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये कमीशन है। अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल्स 4 यूनिट्स ऑफ पार्ट एक्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ व्हीकल. It is a policy of the company to hold stocks of part X at the end of each month to cover 40% of next month production, and 48,000 are in opening stock on 1st October. And 9,500 completed vehicles are in stock on 1st October, and it is policy to have stocks at the end of each month to cover 20% of next month's sales. ठीक है? सो ये बेसिकली डिटेल दिया हुआ है फिनिश गुड्स का, ये दिया हुआ डिटेल रॉ मटेरियल का, और यहाँ पे दिया हुआ कॉस्ट और प्राइस का। पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। दूसरा क्वेश्चन है परचेज बजट, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। इजी, तो करते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप लोग का किया हुआ रहता है। सो पहला पार्ट में प्रोडक्शन बजट बोल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो सेल्स का फिगर हम लोग कॉपी करेंगे पहले। 40, 35, 45, 60 और 65। फिर हम लोग ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ आपको 40% ऑफ 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स, तो इसका 20% 7,000, 9,000, 12,000, 13,000 लेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट वाला का दिया हुआ है विच इज़ गिवन टू यू 9,500, और बाकी तो कैरी फॉरवर्ड होगा। ये 7 आएगा, क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा, ये 9 आएगा, ये 12 आएगा, ये 13 आएगा। फेब का क्लोजिंग स्टॉक नहीं मालूम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट बाकी सब आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे ये आ रहा है 37,500, यहाँ पे 2,000 ऐड होगा 37,000, यहाँ पे 3,000 ऐड होगा 48। मैं कैसे करता हूँ ना, इन दोनों को पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। तो 1,000 और 60,000 करके आ रहा है 61,000। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है आपसे, अच्छा प्रोडक्शन बजट इन नंबर्स ही पूछा था, लेकिन इन नंबर्स मतलब क्वांटिटी। फिर परचेज बजट इन यूनिट्स पूछा है। तो परचेज बजट के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी से
यहाँ पे आएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंटू 4 के हिसाब से। डेढ़ लाख, फिर 37,000 इंटू 4 148, ऊपर में प्रोडक्शन इंटू 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट करके लगता है बोलकर, 48 इंटू 4 192, और ये 244। ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक बोला है ये लोग 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन, तो नेक्स्ट मंथ का 40% होता है 59,200, $192 का 40% आ रहा है 76,800, 244 का 40% आ रहा है 97,600। क्वेश्चन में ऐसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ही पूछा है, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी का पूछा है, फरवरी का नहीं पूछा क्योंकि फरवरी का आता भी नहीं, यहाँ पे जनवरी का अटक जा रहा है गाड़ी, इसलिए जनवरी का पूछा भी नहीं आपको। लेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 48,000 ऑन 1 अक्टूबर, तो ये 48, ये 59,200, यहाँ 76,800, इसको एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मटेरियल परचेज क्वांटिटी 150 प्लस 59,200 माइनस 48 161,200, 76,800 माइनस 59,200 करके आ रहा है 165,600, 2,12,800। थर्ड, अब आ रहा है बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें सेल्स का फिगर दिया हुआ आपको, ग्रॉस प्रॉफिट भी मंथ वाइज आप कर सकते हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सेल्स कितना यूनिट्स होगा आपको मालूम है, 40, 35 और 45, फिर लेस करना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट, सॉरी पहले आपको ये तो यूनिट्स लिखा मैंने, सेल्स रुपीज़ भी तो निकालना पड़ेगा, वो तो भूल ही गया। सेलिंग प्राइस 857,100 करके दिया हुआ है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा सेल्स इन रुपीज़ 857,100 इंटू 0.4, 857,100 इंटू 0.4 करने से ये रुपीज़ इन लैक्स करना पड़ेगा। लैक्स वाला फिगर भी आ रहा है जैसे कि नॉर्मल फिगर है 340 to 840 लैक्स, फिर 857,100 इंटू 0.35, ये 2,999,85, फिर है 0.45 इंटू 857,100 करके आ रहा है 385,695, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स in rupees, it is at the rate 571,400, so 571,400 into 0.4, 228,560, ठीक है। एक टोटल कॉलम भी बनाया जा सकता है क्योंकि फॉर द क्वार्टर पूछा है ना, तो टोटल कॉलम भी होना चाहिए। फिर आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या करना है, 571,400 इंटू 0.35, 199,990, फिर 857,100 इंटू
नहीं, 571 400 इंटू 0.45 257 130, तो इससे आ जाएगा जीपी 114280, $99,995। अच्छा, सेलिंग कमीशन भी है, उसको दो तरह से दिखा सकते हैं। मैं सोच रहा था जीपी से माइनस करेंगे, और अदरवाइज़ आप सेल से भी माइनस कर सकते हैं, नेट सेलिंग प्राइस दिखा सकते हैं, या फिर सेलिंग कमीशन मान लीजिए, मैं सेलिंग एक्सपेंस बोल के यहाँ पे दिखा दिया। कमीशन इज़ एट द रेट ऑफ, डीलर्स कमीशन था ना यहाँ पर, इट इज़ एट द रेट ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस। तो 342 840 का 15%, 51,426, 299,985 का 15% इज 44,998, 385,695 का 15% इज 57,854। तो माइनस करके आएगा जीपी, या प्रॉफिट बोल दीजिए, जो भी बोलना है बोल दीजिए, ठीक है। तो 342 840 माइनस 228 560 माइनस 51426, तो ये आ रहा है 62 854, 299,985 माइनस 19990 माइनस 44,998, 54,997, 385,695 माइनस 257,130 माइनस 57,854, 70711। अब तीनों को जोड़ देंगे तो क्वार्टर का टोटल आ जाएगा, विच इज़ कमिंग 188,562। देखो प्रेजेंटेशन में ये हो सकता है कि ये वाला अमाउंट सेल्स में एडजस्ट कर सकते हैं, आप नेट सेल्स निकाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट का वैसे ही किया हुआ है ना, मैटर नहीं करता है, बट फिर भी आंसर आना चाहिए, और नेट सेलिंग प्राइस लेकर सेल्स रेवेन्यू निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द केसेस व्हेन अ फ्लेक्सिबल बजट इज़ फाउंड सूटेबल। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम का। जैसे फ्लेक्सिबल बजट वहाँ सूट करता है जहाँ पे डायनामिक इन्वायरमेंट है, स्टेबल नहीं है इन्वायरमेंट। जैसे कि बिजनेस में मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीजनल फ्लक्चुएशन चलता है, या फिर आपका कोई नया बिजनेस है जहाँ पे आपको ही नहीं पता भविष्य में क्या हो सकता है। कोई बिजनेस ऐसा है जो मर्सी ऑफ नेचर पे चलता है, मतलब जैसे कि वूल ट्रेड में नॉट हैव इनफ मार्केट इफ़ टेम्परेचर इज़ हॉट, अगर इफ़ टेम्परेचर गोज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इट विल हैव गुड मार्केट। सो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में आपको फ्लेक्सिबल बजट यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर अगर उस इंडस्ट्री में अनइवन है, हमेशा आपके पास लेबर अवेलेबल नहीं होता, तो उसके हिसाब से फिर आपका प्रोडक्शन होता है। लेबर मान लीजिए श्योरली अवेलेबल नहीं रहता हर समय, तो उस समय आपका प्रोडक्शन अप एंड डाउन करेगा। न्यू बिजनेस वेंचर है, मर्सी ऑफ नेचर है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ठीक है। और भी इसके साथ कंटिन्यूड आंसर में है कि सीजनल फ्लक्चुएशंस में मैंने जैसे आपको बोला, न्यू प्रोडक्ट आप ला रहे हैं, कोई इंडस्ट्री इंगेज है मेक टू ऑर्डर बिजनेस में, जैसे शिप बिल्डिंग में, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर बार बार ना चेंजेस करते रहता है, तो स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं रहता है। चेंजेस इन फैशन अगर हो रहा है तो, और जनरल चेंजेस इन सेल्स अगर आते रहता है तो ये सब आपको थ्योरी का कीवर्ड्स है, वो याद रखना पड़ेगा। 3-4 कीवर्ड अच्छे से याद रख सकते हो आप, जैसे कि डायनामिक इन्वायरमेंट है, दूसरा आप बोल सकते हो कि
सीजनल फ्लक्चुएशन है, मर्सी ऑफ नेचर है, न्यू वेंचर है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दैट्स ऑल। बड़ी आपको याद करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इस तरह का सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है, आपको ध्यान आ रहा है? दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16। फिगर थोड़ा सा अनइवन है बट वैसा ही है। ओके, तो 35,000, ये 50,000 पे डिटेल दिया हुआ आपको, और क्वेश्चन बोल रहा है 35,000 पे और 70,000 पे आपको बनाना है। बन जाएगा, ये तो इजी है। तो मटेरियल का कॉस्ट 125 के हिसाब से 35,000 का कितना आएगा? 4375। फिर 125 इंटू 70,000 कितना आएगा? 8750। फिर 50 इंटू 35,000 क्या होगा? 1750। 50 इंटू 70,000 क्या होगा? 35 लाख। 40 इंटू 35,000 क्या होगा? 14 लाख। फिर 40 इंटू 70,000 28 लाख। 15 इंटू 35,000 इज 525। 15 इंटू 70,000 इज 1050। तो ये चार हो गया आपका। अब सेलिंग एक्सपेंस में फिक्स्ड वेरिएबल को ठीक से हैंडल करना है। तो इसमें 80% वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ नाम लिख के अब कर रहा हूँ, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस का करते हैं। 80% वेरिएबल यानी 20 रुपया करके, तो 20 इंटू 35,000 7 लाख। 20 इंटू 70,000 इज 14 लाख। तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस कितना आएगा? 25 का 20% है 5 इंटू 50,000। ये टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करंट जो स्ट्रक्चर है 50,000 पे दिया हुआ है, तो इसमें फिक्स्ड अमाउंट कितना पहले वो पता करना पड़ेगा। तो जैसे 25 का 20% फिक्स्ड है तो 5 रुपया हुआ, 5 रुपये इंटू 50,000 करने से 2.5 लाख आ रहे हैं, तो 2.5 लाख दोनों में आ जाएगा फिक्स सेलिंग एक्सपेंस का, ठीक है। उसी तरह से फैक्ट्री एक्सपेंस में, वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंस में जाएंगे, वो है ही नहीं, सॉरी फिक्स्ड ही है सारा। फिक्स फैक्ट्री एक्सपेंस में 100% फिक्स है, तो 15 इंटू 50,000 करके पहले टोटल आएगा 7.5, तो सब में 7.5 बैठेगा। फिर एडमिन का भी 8 इंटू 50,000 करके आ रहा है 4 लाख, तो फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस भी 4 लाख सब में बैठेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में 85% वेरिएबल है, तो 20 का 85% होता है 17, तो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 17 रुपया करके 17 इंटू 35,000 595 और 17 इंटू 70,000 1190। फिर फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में 20 का 15% है 3 इंटू 50,000 करके आ रहा है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख आ जाएगा, सब जोड़ के आ गया टोटल। $108,95,000 और $202,40,000 है ना, इजी। ये सब कॉमा कॉमा आप मार लीजिएगा। कई बार बच्चे लोग बोलते हैं सर आप कॉमा नहीं मारते ना, मेरे को समझने में दिक्कत हो जाता है, तो मार दिया भाई कॉमा, ले भैया पंगा नहीं मांगता है। घोड़ा अगर घास से दुश्मनी करेगा तो खाएगा क्या? जैसा घास बोलेगा वैसा घोड़ा को करना पड़ेगा।
हो गया। आइए नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ बजट मैनुअल, डिस्क्राइब सेलिएंट फीचर्स ऑफ बजट मैनुअल। तो बजट मैनुअल क्या होता है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बजट कैसे बनाना है वो सारा डिस्क्राइब किया हुआ रहता है, एज वेल एज उसमें फॉर्मेट्स होते हैं, किसको रिपोर्ट करना है वो भी बताया हुआ होता है, और मतलब कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है वो बताया हुआ होता है, कब बजट रिव्यू होगा वो बताया हुआ होता है, पूरा बजट बनाने का प्रोसेस उसमें लिखा हुआ रहता है। A budget manual is a collection of documents that contains key information for those involved in planning process. Typical contents could include the following: an introductory explanation of budgetary planning and control process, including a statement of budgetary objective and desired results. Objective भी बताया हुआ होगा, results भी बताया हुआ होगा. Form of organization chart to show who is responsible for preparation of each budget and the way in which each budgets are interrelated. Timetable for preparation of budget. This will prevent the formation of a bottleneck with the late preparation of one budget holding up the preparation of others. Copies of all forms to be completed by those responsible for preparing budget. Forms माने formats with explanation concerning their completion. A list of organization account codes with full explanation of how to use them. बहुत बार होता है ना, डिपार्टमेंट का नाम हम लोग पूरा फुल लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कोड में बात करते हैं, मटेरियल का नाम कोड में बात करते हैं, तो सारा कोडिंग उसमें अवेलेबल रहेगा. इंफॉर्मेशन कंसर्निंग की अजम्पशन टू बी मेड बाय द मैनेजर्स इन देयर बजट, फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या अज्यूम कर सकते हो, एक्सचेंज रेट क्या अज्यूम कर सकते हो, वो सब के बारे में भी मेंशन रहेगा. बेसिकली जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका यूज़र मैनुअल मिलता है ना, तो वैसे ही बजट का भी मैनुअल होता है, उसमें बजट रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन है. बट अब एग्ज़ाम में खाली ये नहीं बोल सकते सारा इन्फॉर्मेशन है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है थोड़ा बताओ. तो इन्फॉर्मेशन में एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको बजटरी कंट्रोल प्रोसेस का, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट क्या है. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मिलेगा, कौन किसके ऊपर है. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मतलब हायरार्की, कौन किसके ऊपर बैठा हुआ है. फिर सबको कौन सा बजट बनाना है, कौन सा बजट किससे इंटर रिलेटेड है, टाइम पीरियड, फॉर्मेट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कोड्स, की अजम्पशंस, ये सब पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे. 2-3 बार और पढ़ोगे याद हो जाएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए. ये 25 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया है, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला ना ICA क्वेश्चन से कराया था. तो ICA क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने कराया था आप उसको देखें फॉर ICA मैट. तो ICA मैट अभी जो अपडेट हुआ ना उसमें कुछ क्वेश्चन इन लोग यहाँ से वहाँ डाल दिया, ICA मैट में डाल दिया. तो बेसिकली ये भी हमारा कवर हो चुका है. आइए नेक्स्ट 26, ज़ीरो बेस बजटिंग और उसका स्टेजेस बताओ. तो ज़ीरो बेस बजटिंग क्या होता है, तो आपको ध्यान है कि ट्रेडिशनल बजटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसको ओवरकम करने के लिए ज़ीरो बेस बजटिंग हमने बनाया है. अब प्रॉब्लम्स क्या थे कि उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है और हर बार बिना एक्सप्लेनेशन के वो अमाउंट एलोकेट कर दिया जाता है, जिसके कारण मिसअप्रोप्रिएशन होते हैं. तो ज़ीरो बेस बजटिंग क्या करता है, हर एक्टिविटी को डिटेल में एनालाइज करता है, उसको रैशनलाइज करता है और फिर प्रायोरिटाइज करके उसके हिसाब से जस्टिफिकेशन के साथ, एक रैशनल के साथ उस पर फंड एलोकेट करता है, जिससे मिस अप्रोप्रिएशन और मिस यूटिलाइजेशन कम हो जाता है. सो अब देखो एग्जाम में क्या वर्ड्स हैं. ZBB इज एन इमर्जेंट फॉर्म ऑफ बजटिंग विच अराइजेज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बजटिंग सिस्टम. जीरो बेस बजटिंग इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ बजटिंग विच रिक्वायर्स ईच कॉस्ट एलिमेंट to be specifically justified, although the activities to which the budget relates are being undertaken for the first time without approval. The budget allowance is zero. मान लिया जाता है कि पहले से बजट अलाउंस इज जीरो का मतलब है पहले से कुछ भी अलाउड नहीं है. इवन इफ दैट बजट इज बीइंग रिपीटेड द बजट अलाउंस इज जीरो, मतलब पहले से कुछ अलाउड नहीं है. ZBB is an activity based budgeting system where budgets are prepared for each activities rather than department. Justification in the form of cost benefits for the activity is required to be given. आपको हर एक्टिविटी का कॉस्ट बेनिफिट समझाना पड़ेगा. These are then evaluated and prioritized by management on the basis of factors like synchronization with organizational objectives, availability of funds, regulatory requirement, etc. Then ZBB is suitable for both corporates and non-corporates. In case of non-corporate entities like government department, local bodies, not-for-profit organization, where these entities need to justify the benefits of expenditure on social programs like midday meal, इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा, सब चीज़ जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों चाहिए, बस ऐसे नहीं कि बस दे देंगे. फैक्चुअली जीरो बेस बजटिंग को फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स वाली कंपनी ने.
फिर उसमें जो इंजीनियर था उसका नाम था पीटर फायर, PETR, पीटर फेर, PHYRR। तो पीटर फेर को फिर वहाँ पर जो US के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, जॉन F कैनेडी नाम था उनका, तो उन्होंने बुला लिया और बोले कि अब आप फेडरल बजट में ज़ीरो बेस बजटिंग अप्लाई करने में हेल्प करिए हम लोगों का। कैन यू इमेजिन? सो सबसे पहले फेडरल बजट में उसको अप्लाई करके देखा गया, मतलब वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए अप्लाई किया गया कि जिससे कि हर एक चीज़ में जस्टिफिकेशन हो पाए। ZBB इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेजेस, सेकेंड है इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन पैकेजेस, थर्ड नंबर है रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेज, एंड फोर्थ एलोकेशन। डिसीजन पैकेज आर लाइक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू आर प्लानिंग टू डू। ठीक है, एक्टिविटीज़ आपको क्यों करना है, तो पहले आइडेंटिफाई करो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, फिर इवैल्यूएशन करो कि उसको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि हम लोग हर एक्टिविटी को इवैल्यूएट करते हैं बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो मैच कर रहा है कि नहीं, फंड है कि नहीं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है क्या उसको करने का, फिर रैंकिंग करो कि किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, और फिर एलोकेशन करो रिसोर्सेज का। तो ये स्टेप्स से ज़ीरो बेस बजटिंग कंप्लीट किया जाता है। तो नॉर्मली आपको आइडिया तो होता है ज़ीरो बेस बजटिंग में कि यहाँ पे बजट का कोई बेस नहीं होता, पहले का कोई भी अमाउंट को प्री अप्रूव नहीं माना जाता, फिर से जस्टिफाई करके अमाउंट निकाला जाता है। तो दैट कवर्स ओनली दिस मच पार्ट। यहाँ तक आप लिख पाते हो अपना कॉमन सेंस से, बट क्या होता है एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए फुल चीज़ लिखना पड़ता है, इसलिए आपको थ्योरी को भी पढ़ के समझा देते हैं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, देखो इसमें क्या बोल रहा है। The information of Z Limited for the year ended 31st March 2020 is as below. We have material, wages, variable factory overhead, fixed factory overhead, other variable cost, other fixed cost, profit and sales. During the year, the company manufactured two products, X and Y, and the output and costs were X का 8,000, Y का है 4,000। सेलिंग प्राइस, मटेरियल, वेजेस दिया हुआ है। वेरिएबल फैक्टरी ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट आर कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट एक्स का 40, प्रोडक्ट वाई का 70। तो वेरिएबल फैक्टरी ओवरहेड कितना है अभी ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मेरे को टोटल अमाउंट दिखा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं उसको एज अ परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस आप चार्ज करो तो दिस बाई दिस करके 1% निकाला जा सकता है। ठीक है, और अदर वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अदर वेरिएबल कॉस्ट, वैसे यहाँ पे भी अदर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है विच इज़ एक्स और वाई का अमाउंट मालूम है। फॉर द FY 2021 ड्यू टू पेंडेमिक इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट डिमांड ऑफ product X and Y will fall by 20% and 10% respectively. It is also expected that direct wages cost will raise by 20% and other fixed cost by 10%. So direct wages cost will raise by 20% and other fixed cost by 10%. Products will be required to be sold at a discount of 20%. ठीक है, products will be required to be sold at a discount of 20%. इसका मतलब क्या हो रहा है, पेंडेमिक के कारण इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एक्स वाई का डिमांड अभी जो है वो 20 और 10 से कम जाएगा। बोला वेज कॉस्ट विल रेज बाई 10%, फिक्स कॉस्ट बाई 10% एंड प्रोडक्ट विल बी रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो आपको बोला प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, प्रिपेयर अ बजट फॉर 2021। तो 1920 मतलब आप पहले जो करंट सिनेरियो दिया हुआ उसके हिसाब से करो और 2021 का सेकंड पार्ट में करो। ठीक है, तो 2 बार करना पड़ेगा अपने को, करते हैं, मज़ा आता है ये सब करने में, फ्लेक्सिबल बजट टाइप का क्वेश्चन है। सो पहले हम लोग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर 1920 करेंगे। तो एक्स है वाई है, पहले लिखते हैं सेल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में जाना है, सेलिंग प्राइस मालूम है और यूनिट सोल्ड मालूम है। 8,000 इंटू 600, 8,000 इंटू 600 करे 48 लाख, 8,000 इंटू 600 48 लाख। फिर क्या है 4,000 इंटू 550, 22 लाख।
लेस वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल है आपका 140 करके, 140 इंटू 8,000। नियम के हिसाब से एग्ज़ाम में सारा वर्किंग लिखा जाता है। 8,000 इंटू 140, यहाँ पे 4,000 इंटू 157.5, 11,11,20, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, 4,000 इंटू 157.5, 630। डायरेक्ट मटेरियल के बाद है डायरेक्ट वेजेस, ये है आपका 8,000 इंटू 90, तो 8,000 इंटू 90 आता है 720, फिर 4,000 इंटू 132.5, ये 530। फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद आ रहा है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में 9.5 लाख बाई 12.5, इन दोनों से परसेंट आ रहा है 76। एज अ परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस करना है ना, तो 76% ऑफ इसका डायरेक्ट वेजेस करो इंटू 720, 547,200 और 0.76 इंटू 530, 76% ऑफ डायरेक्ट वेजेस करने से आ रहा है 4,02,800। फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बाद और कौन सा है, अदर वेरिएबल कॉस्ट, 40 रुपया करके, 8,000 इंटू 40, 320। और यहाँ पे आपका है 4,000 इंटू 70 करके, 280। तो ये करके आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। देखिए कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 48 लाख माइनस 1120 माइनस 720 माइनस 547,200 माइनस 320, 20,92,800। फिर है 22 लाख 630, 530, 4,2,800, 280 करके 357,200, ठीक है। लेस, अब प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकता मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में, प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकता। 24.5 लाख फिक्स कॉस्ट आपका कितना है, फिक्स कॉस्ट है 12 लाख और 4 लाख, 16 लाख, 12 और 4। फिक्स कॉस्ट में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है और अदर फिक्स कॉस्ट है, 12 और 4 16, तो 24.50 माइनस 16 करके आएगा 8.50। ये हो गया आपका करेंट ईयर का। नाउ क्वेश्चन बोला है बजटेड का भी बताओ, उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है बजट बनाओ। ये प्रॉफिट आ चुका है, अब पार्ट 2 में जा रहे हैं, फॉर बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। वही होगा एक्स वाई और टोटल। नाउ इसमें अपने को कुछ चेंजेस करने बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है पेंडेमिक के कारण डिमांड घट जाएगा आपका कितना से, डिमांड घट जाएगा आपका demand of the product will fall by 20% and 10% respectively, ठीक है। सो यूनिट्स है हमारा यहाँ पर 8,000 का 80% करेंगे 6,400 और 4,000 का 10% करेंगे तो कम करेंगे 3,600। अब इसके हिसाब से सेल्स बोल रहा है आपका 20% डिस्काउंट पे होगा, तो पहले जो सेल प्राइस था वो 600 था, इंटू 80% इंटू 6,400। फिर यहाँ पे सेल प्राइस था 550 इंटू 80% इंटू 4,000 इंटू 3,600।
देखो क्या आ रहा है, 600 इंटू 80% इंटू 6400, 3072, 550 इंटू 80% इंटू 3600, 1584 लेस वेरिएबल कॉस्ट में। क्वेश्चन बोल रहा है मटेरियल का कॉस्ट के लिए कुछ नहीं बोल रहा है। वेजेस कॉस्ट विल रेज बाय 20% एंड अदर फिक्स कॉस्ट बाय 10%, है ना। वेजेस कॉस्ट विल रेज बाय 20%, अदर फिक्स कॉस्ट बाय 10%। तो मटेरियल कॉस्ट सेम ही है। मटेरियल कॉस्ट पहले कितना करके था, 140 और 157.5, तो 6400 इंटू 140 और 3600 इंटू 157.5, 896 और 3600 इंटू 157.5, 567। ये मटेरियल, ये वेजेस। वेजेस कॉस्ट बोल रहा है विल रेज बाय 20%। तो पहले वेजेस था 90 और 132.5, सो 6400 इंटू 90 इंटू 120% और 3600 इंटू 132.5 इंटू 120%, 691,200, 572,400। डायरेक्ट वेजेस के बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अब वही 76% ऑफ डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से इसको डाल देंगे। इंटू 76% करने से आ रहा है 435,024। ये आ रहा है 525,312। फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट 40 इंटू 6400 और 70 इंटू 3600, 40 इंटू 6400 करके आ रहा है 256, 70 इंटू 3600 करके आ रहा है 252। तो इससे आ गया कंट्रीब्यूशन। देखिए कितना आ रहा है, 3072 माइनस 896, 691, 200, 525,312, 256, 703,488, 1584, 567, 572, 400, 435,024, 252, 242, 424। ये माइनस में आ रहा है, प्लस 703,488 करके आ रहा है 461,064। ठीक है। लेस फिक्स कॉस्ट, इसमें था एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जिसके लिए क्वेश्चन बोल रहा है इट विल बी रेज्ड बाय 10%। सो 4 लाख कितना था वो, 12 लाख था। ठीक है। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड सेम ही है 12 लाख। अदर फिक्स कॉस्ट को बढ़ा रहा है। देखो इसमें बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। दो तरह का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ और एक अदर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। हाँ, ध्यान कौन देता है भाई। अदर फिक्स कॉस्ट खाली बढ़ा रहा है, अपने तो देख रहे थे खाली फिक्स कॉस्ट को 10% से बढ़ा रहा है, वर्ड अदर पे ध्यान ही नहीं जा रहा था। ठीक है। तो अदर फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना है, ये 12 लाख ही रहेगा। अदर फिक्स कॉस्ट 4 लाख जो था वो आपका 10% से बढ़ जाएगा, 440, 461,064 माइनस 12 लाख माइनस 440, ये आ रहा है 11,78,936 नेगेटिव। ठीक है। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। आप देख रहे हैं ना इस चैप्टर में कितना थ्योरी है, भरा हुआ थ्योरी। बजटरी कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, जिसमें आप अपना बजट सेट करके फिर एक्चुअल से कंपेयर करके वेरिएंस निकालते हैं और उस वेरिएंस के ऊपर एक्शन लेकर उस वेरिएंस को रेक्टिफाई करने का कोशिश करता है कि जिससे अगली बार वेरिएंस ना आए। इस पूरे सिस्टम को बजटरी कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको पोर्ट्रेइंग करना है विथ प्रिसीजन द ओवरऑल एम्स ऑफ द बिजनेस, कि पूरा बिजनेस आपका क्या चाहता है, एंड डिटरमाइनिंग टारगेट्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ईच सेक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस। तो आपको ओवरऑल एम और टारगेट, ये दो कीवर्ड है, ये लिख लेना चाहिए। ओवरऑल एम ऑफ बिजनेस एंड टारगेट्स आपको सेट करने में हेल्प करता है। फिर यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेट करते हो ऑफ ईच ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड अदर पर्सनल, सो दैट एवरीवन नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम एंड हाउ ही विल बी जज्ड। बजटरी कंट्रोल इज वन ऑफ द फ्यू वेज इन विच एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब होता है कि यहाँ पर आप जान सकते हो कि हमारे डिपार्टमेंट्स वगैरह हम जो उद्देश्य से खोल रखे हैं या फिर एग्जीक्यूटिव जिसको जिस ऑब्जेक्टिव से हायर कर रखे हैं वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है जनरली, देखो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप हर एक जन पे नज़र नहीं रख सकते। आपका छोटा दुकान है, आप सबको जानते हो आप क्या कर रहे हो, उन लोग आदमी लोग क्या कर रहे हैं, बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप सबके ऊपर नज़र नहीं रख सकते। ठीक है, जब सब पे आप नज़र नहीं रख सकते तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन होता है कि हम लोग सबको एक बजट दे देते हैं, आप उसके अंदर अंदर काम करिए। बजट बहुत सोच समझ के बना देते हैं और फिर बजट अगर कोई अचीव करके दिखा देता है तो समझ में आता है कि वो अपना काम कर दिया है ना। फिर इसी बजट के मदद से आप कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसी और डिपार्टमेंट से भी, या पहले एक्चुअल को अपने बजट से कंपेयर करोगे। कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड बजट, पहला तो वो है, और फिर उसको फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या कंपनीज के इंटरनल डिवीजन से भी कंपेयर किया जा सकता है। उसके बारे में नहीं लिखा है, बट यही लिखा है कि आपको अपना एक्चुअल के साथ कंपेयर करना चाहिए, एक्चुअल एंड बजटेड के साथ। फिर फोर्थ क्या है? इंश्योरिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। इंश्योर करेगा ये सिस्टम कि आपके सारे रिसोर्स यूज़ हो जाए टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और प्रोडक्शन। Subject to the limiting factors, since budget cannot be properly drawn up without considering all aspects, usually there is a good coordination when a system of budgetary control operates. Normally क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल बजटिंग फैक्टर बोलकर, जिसमें आप लोग मार्जिनल कॉस्ट में की फैक्टर पढ़े ना, उसी को प्रिंसिपल बजटिंग फैक्टर बोलते हैं, जिसमें ध्यान देते हैं कि हमारे पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से ही बजट बनाया जाता है। तो ऐसा इंश्योर किया जाता है बजट बनाने के समय कि हमारा सारा रिसोर्स ऑप्टिमली यूज़ हो जाए। अगर एक्चुअल में कोई कर ले तो बहुत ही फ़ायदा हो जाए। फिर कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल एंड येट इनेबलिंग मैनेजमेंट टू डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेट अथॉरिटी इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। तो जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि कौन एक आदमी सारा चीज़ नहीं देख सकता ना जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है, तो डिसेंट्रलाइज करने में, मतलब नीचे लेवल पे काम को छोड़ने में ये बजटरी सिस्टम हेल्प करता है। engendering a spirit of careful forethought, assessment of what is possible and an attempt at it। बजट करते हैं तो मतलब सोचते हैं ना कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, यानी आप अपना दिमाग को उस तरह से दौड़ा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का इंटेलिजेंस को इस तरह से तेज कर रहे हो कि वो भविष्य के बारे में सोच सकें। इट लीड्स टू डायनामिज्म विदाउट रेकलेसनेस। ऑफ कोर्स मच डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म एंड विगर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हो ही जाता है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसका उद्देश्य क्या है और वो लोग कितना विगर, मतलब उत्सुक कितने हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में फोरथॉट मतलब आगे का सोचने का हिम्मत आता है। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रिविजन ऑफ करंट एंड फ्यूचर पॉलिसीज़। रिविजन ऑफ पॉलिसीज़ आप कर सकते हो, ड्राइंग अप लॉन्ग रेंज प्लान्स एंड प्रोवाइड अ यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच एक्चुअल रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर्ड। वो यार्ड स्टिक बेसिकली मतलब होता है कि एक्चुअल को किससे कंपेयर करें कि हम एक्चुअल में जो किए हैं वो सही किए कि नहीं किए। होता है ना, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप जो कर रहे हो लाइफ में एवरी डे बेसिस में आप सही करोगे नहीं। जैसे ही कोई दुकान जा रहा है रोज़ बस अपना काम करके आ जा रहा है, तो उसको पता ही नहीं कि आज का बिक्री अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। तो क्या करता है नॉर्मली, वो आज का डेटा को कल से कंपेयर करता है। नाउ क्या होता है, आज का डेटा को कल से कंपेयर करता है और समझता है आज अच्छा हुआ, बट पॉइंट ये है कि आज मार्केट का जो सिचुएशन था उसमें और भी अच्छा हो सकता था अगर आप बजट बनाते तो, पर आपने नहीं बनाया।
राइट। सो यार्ड स्टिक मतलब बेसिकली इससे समझ में आता है कि एक्चुअल जो चल रहा है वो किससे कंपेयर करके समझें कि वो सही चल रहा है कि नहीं। अगर बजट नहीं हुआ तो आप लास्ट एक्चुअल से कंपेयर करते हो। सो बजट्स का ऑब्जेक्टिव में ऑफकोर्स आपको 10 पॉइंट याद नहीं करने हैं, 9 पॉइंट याद नहीं करने हैं, आपको कुछ पॉइंट्स याद होना चाहिए कि बजटरी का कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है कि आप एक्चुअल और बजट को कंपेयर करके अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, आप रिसोर्सेज ठीक से एलोकेट कर लेते हो, आप वे कोऑर्डिनेट कर पाते हो, डिसेंट्रलाइज डेलीगेट कर पाते हो, आगे का सोच पाते हो, लॉन्ग रेंज प्लान डेवलप कर पाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन कर पाते हो, और ओवरऑल एम आप प्रिसीजन से सेट कर पाते हो। ठीक है, सी लर्न एनी 4 पॉइंट्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, अगर वो कंसेप्ट ही याद रह जाए, डिसेंट्रलाइज करना है, तो उससे 2-3 पॉइंट याद हो जाएगा। ये सबसे मेन पॉइंट लगता है मेरे को। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है, मेन कॉन्सेप्ट इसका ये पॉइंट है, तो इसके बेस पे एक्चुअल और बजट से कंपेयर करना वो भी क्लियर हो जाएगा, इसके बेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे करके 3-4 पॉइंट इकट्ठा कर लो, हो गया काम। आइए नेक्स्ट 29 में चलते हैं। So we have G Limited manufactures a single product for which market demand exists for additional capacity. Present sales of 6 lakh unit rupees 6 lakh utilizes only 60% of capacity. That means 100% is equal to 10 lakhs. The following data are available. Selling price is there, variable cost is there, semi-variable expense is there, 60,000 fixed plus 5 rupees per unit is variable. Fixed expense is there, 1 lakh at present level, estimated to increase by 25% and above 80% capacity. You are required to prepare a flexible budget so as to arrive at operating profit at 60, 80 and 100% level. बहुत ईजी है। तो ये 60 का दिया हुआ ही है, डिटेल्स थोड़ा बहुत आपको 60, 80, 100 का करना है। 60%, 80% और 100%। तो मान लीजिए मैं सेल्स से स्टार्ट करूँ। सेल्स मेरे को 60% पे दिया हुआ 6 लाख, तो यहाँ होगा 8 लाख और यहाँ पे होगा 10 लाख। ठीक है, फिर लेस मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम ही चला रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट कोई ऐसा रूल नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम चला दिया क्योंकि सेल्स पहले दिया हुआ था। तो वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपये है, तो 30 रुपये के हिसाब से पर यूनिट है ना, तो इसमें से यूनिट्स निकाल लेंगे हम लोग। जैसे सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 यूनिट आ रहा है, नहीं 6 लाख बाई 100 करने से 6,000 यूनिट आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 8,000 यूनिट आएगा और यहाँ पे 10,000 यूनिट आएगा। फिर 30 रुपये के हिसाब से चलेंगे, 180, 1.8 लैक्स, 30 रुपये के हिसाब से 2.4, 30 रुपये के हिसाब से 3 लाख। फिर एक और वेरिएबल कॉस्ट है जो 5 रुपये के हिसाब से सेमी वेरिएबल कॉस्ट का @5, 5 इंटू 6,000 0.3, 0.4, 0.5, 50,000 रुपीज़ इन लैक्स चल रहा है, और तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। फिर आ गया कंट्रीब्यूशन, ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 2.1 माइनस हो तो 3.9, 2.8 माइनस हो तो 5.2, 3.5 माइनस हो तो 6.5। लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है आपका 60,000 और 1 लाख मिला के, पहले सेमी वेरिएबल पार्ट वाला लिख देते हैं, वो है 60,000 तीनों में, और फिक्स कॉस्ट का 1 लाख एट प्रेजेंट लेवल, तो 1 लाख, फिर इंक्रीज बाई 25% अबव 80%, तो अब 80% पे 1 लाख ही रहेगा और उसके बाद 25% से बढ़ा दो 1.25 हो जाएगा। अच्छा, एट एंड अबव लिखा हुआ, सॉरी 25% एट एंड अबव 80%, तो यहीं से 1.25 हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो 3.9 माइनस 1.6 करेंगे तो 2.3, यहाँ पर फिर 5.2 माइनस 0.6 माइनस 1.25 करेंगे तो 3.35, और यहाँ पे 6.5 माइनस 0.6 माइनस 1.25 करेंगे तो 4.65। ठीक है, हो गया सम खत्म। फिर आगे थ्योरी देखो, लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजटरी कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव तो बताया ही, अब लिमिटेशन सुनो। आइए, इसका आपके पास शायद जो बुक आया होगा उसमें आंसर लिखा हुआ होगा, बट नहीं लिखा हुआ है तो कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। पहला इसका लिमिटेशन है कि ये बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स है,
एस्टिमेट्स के ऊपर आधारित है तो आप कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज एक्चुअल में जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो हो सकता है कंडीशन मार्केट में चेंज हो गया। सो नियम के हिसाब से फिर इसको एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। इट रिक्वायर्स रिविजन, इट रिक्वायर्स रिविजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेकेंड नंबर, टाइम फैक्टर। सेकेंड नंबर टाइम फैक्टर मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका बजट इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता है। एक तो बजट को सोचने में टाइम लगता है, फिर बनाने में टाइम लगता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने में भी समय लगता है। तो इट रिक्वायर्स टाइम, ठीक है, रिक्वायर्स टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स फ्रॉम बजट। तीसरा पॉइंट लिखो, कोऑपरेशन रिक्वायर्ड। अब स्टाफ लोग आपस में अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे ना तो बहुत सारा बजट इंटरलिंक्ड होता है। जैसे आप लोग फंक्शनल बजट में पढ़े ना, सेल्स बजट के बेसिस पर प्रोडक्शन बजट बनता है। सेल्स वाला टाइम पे बजट ही नहीं बना रहा तो प्रोडक्शन वाला क्या कर लेगा। तो ये स्टाफ का इशू हो सकता है कि स्टाफ कई बार एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करता, और बंगाल में होगा तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट बोलता है कंपनी में जॉब लगा, ठीक है, सीनियर पोजीशन, साल का 30-40 लाख रुपया उसको पैकेज मिला है। अब जब एक सीनियर पोजीशन पे एक आदमी आ गया तो एग्जिस्टिंग सीनियर लोग को मिर्ची लग गया कि मेरे रहते हम इतना साल मेहनत करके इतना कमा रहा है, वो नया लड़का इतना कमा रहा है। तो कंपनी का डायरेक्टर उसको कुछ काम देता है, जाओ ये वाला बजट बना लो, तो उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए दूसरा कोई एग्जिस्टिंग स्टाफ से। तो वो जाता है, बोलता है ये डिटेल दे दीजिए, वो रिपोर्ट बनाना है। बोला कौन सा डिटेल? बोला मेरे पास नहीं है। बोला बोला सर, डायरेक्टर बोला आपको पास है। बोला तो हमको तो नहीं बोला देने के लिए, हम ऐसे हर कोई को अपना डिटेल नहीं दे सकता है। जाओ, डायरेक्टर मेरे को बोलेगा तब देगा। बगल में बैठता डायरेक्टर के, ज़्यादा दूर भी नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, बंगाल में तो सबसे ज़्यादा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उससे भी ज़्यादा, ठीक है। फिर ये एक एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्या है कि अरे भैया इतना बजट बनाना, इसमें टाइम जा रहा है तो कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल में, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना पड़ता है, फॉर्म्स मैनुअल वगैरह बनाना पड़ता है। तो इट रिक्वायर्स अ टीम टू प्रिपेयर अ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। मतलब ये मत सोचना कि बजट बना दिया तो आपको और कुछ नहीं करना, ये एक हथियार है आपका, बट आपके पास हथियार है मतलब आप जंग जीत गए, ऐसा नहीं हो सकता। नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो एफर्ट है वो जारी रहेगा। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, मतलब मैनुअल में जो आप लिख देते हो उसके हिसाब से, या बजट जो आप बना देते हैं आदमी को बोल देते हैं ये फॉलो करो, तो आदमी बजट में इतना घुस जाता है उसको ध्यान नहीं रहता है कि रियल वर्ल्ड में क्या चीज़ का ज़रूरत है, परिस्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो ध्यान ही नहीं देता। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस फिर बजट का तो पर्पज़ ही अचीव नहीं होगा। फिर वो बोलेगा अच्छा बताइए क्या करना क्या है, ठीक है। तो समय उपरांत आदमी को बदलना भी पड़ता है, इसलिए फाइनल में आप आओगे ना तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ने मिलेगा, बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग मतलब ये सब लिमिटेशन को दूर करना है, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया गया, बियॉन्ड बजटिंग। खैर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। RS Limited manufactures and sells a single product and has estimated sales revenue of 302.4 lakh based on during the year based on 20% profit on selling price. Each unit of product requires 6 kg of material A and 3 kg of material B and processing time of 4 hours in machine shop and 2 hours in assembly shop. Factory overheads are absorbed at blanket rate of 20% of direct labor, मतलब डिपार्टमेंट दोनों के लिए, मशीन शॉप असेंबली शॉप के लिए ओवरहेड रेट सेम ही होगा। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इज 60 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 69,12,000। परचेज प्राइस ऑफ ए बी, लेबर रेट ऑफ मशीन शॉप असेंबली शॉप दिया हुआ है, तो इससे क्या लग रहा है कॉस्ट शीट बन जाएगा, प्रॉफिट जोड़कर प्राइस आ जाएगा। टोटल सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 302.4 लाख, तो यूनिट सोल्ड निकल जाएगा जो सेलिंग प्राइस मालूम है। तो फिर फिनिश स्टॉक दिया हुआ आपको, ओपनिंग क्लोजिंग, मटेरियल ए बी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। पहला सवाल यही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट प्रपोज टू बी सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो पहले हमको सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना पड़ेगा।
ये मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले वर्कआउट करवाता हूँ आपको। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में मटेरियल ये होगा 160 इंटू 6 960। फिर मटेरियल बी होगा 100 इंटू 300। फिर लेबर होगा मशीन शॉप का 140 पर आवर है तो इंटू 4 घंटा 560। फिर असेंबली शॉप का होगा 70 इंटू 2 140। ठीक है। फिर ओवरहेड आएगा, ब्लैंकेट रेट है 20% ऑफ दोनों का वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर लेना है तो 700 का 20% 140। फिर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 60 रुपया। ठीक है। फिर आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड टू बी, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड टू बी 69,12,000। ठीक है। ऐसे पहले टोटल आपका वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल जाएगा ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अभी एक बार टोटल करो कितना रहा, 960 300 560 140 140 60, ये सब जोड़ जाड़ के आ रहा है 2160। ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 2160। अब मेरा साल भर में कितना यूनिट्स होगा ये हम कैसे पता करें। यहाँ पे तो अभी यूनिट्स पता नहीं है। अब आप बोलेंगे इसके साथ फिक्स कॉस्ट जोड़ो, फंसा दिया क्वेश्चन। कहाँ पे देखो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को लेकर फिक्स कॉस्ट टोटल मालूम है विच इज़ फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको मालूम है 69,12,000। अब मैं पर यूनिट अगर जानता होता तो मेरे लिए इजी होता। 69,12,000 अगर मेरे को पर यूनिट जानता होता तो मैं इजी होता, तो मैं टोटल कॉस्ट निकालता, उस पर प्रॉफिट परसेंट मुझे मालूम है तो प्रॉफिट जोड़ता, सेलिंग प्राइस आता तो फर्स्ट पार्ट हो जाता, और सेलिंग प्राइस सेल्स मालूम है 302.4 लाख, तो उससे मेरा यूनिट्स प्रपोज टू बी सोल्ड भी निकल आता। बट देखो क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे फंसा दिया। पार्ट 1 में ये ट्रिक आ गया यहाँ पर कि मैं फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, या तो अटका दिया तो मेरा टोटल कॉस्ट आ नहीं रहा। तो कैसे आएगा? अब इसका एक ऑल्टरनेट हो सकता है, उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन का एक यूनिकनेस है, खूबी है। तो अगर आपको टोटल में सेल्स मालूम है विच इज़ 302.4 लैक्स, आपको प्रॉफिट मालूम है, ठीक है, को प्रॉफिट मालूम है विच प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेल्स क्वेश्चन में बोला है, तो 302.4 इंटू 20% करके आ रहा है 60.48 लैक्स, माइनस करके आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स 241.92 लैक्स। ठीक है, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में यदि मैं फिक्स कॉस्ट जानता हूँ वो है 69.12 लैक्स, इतना ही है ना 69.12, तो ये माइनस करने से हमारा आ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ कमिंग 172.8 लैक्स। अब मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम है, तो इन दोनों से मेरे को यूनिट्स मिल जाएगा। सो देयरफॉर देखा कुछ एकदम हटके हो गया, नहीं सर, कल्पना भी नहीं किए होंगे आप कि ऐसे वर्किंग होगा। नॉर्मली ये इस टाइप का सम हम लोग क्लास में भी एक बार किए हुए होते हैं, बट उसमें हम लोग का फिक्स कॉस्ट नहीं रहता है। ये फिक्स कॉस्ट यहाँ पे एक रावण बन के आ गया है जो आपका सीता हरण करके ले जाएगा। सो देयरफॉर यूनिट्स टू बी सोल्ड आपका निकल आएगा, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बोल सकते हैं, और वही सोल्ड होगा आपका। यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ही बोलिए आप, अभी एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं बोलिए, आप सोल्ड बोलिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए स्टॉक एडजस्ट करेंगे, और ये मैं वर्किंग किया हूँ सेल्स के हिसाब से ना,
तो सेल्स तो यूनिट्स सोल्ड पे होता है, तो ये यूनिट्स टू बी सोल्ड निकल के आ रहा है, तो वो आपका आएगा 172.8 लैक्स डिवाइडेड बाई 2160 इंटू 1 लाख करें तो 8000 यूनिट आ रहे हैं। तो ये घमासान था, मतलब ये कल्पना के बाहर था कि यहाँ पर ऐसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको फिगर आउट करके फिर अपना काम करना है। फिर क्वेश्चन बोल रहे आप सेलिंग प्राइस बताओ, तो अब सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना, कैसे आएगा? सेल्स मालूम है तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। तो देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ यहाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 302.4 लैक्स बाई 8000। तो ये आ रहा है 3780, ठीक है। दिस इज द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के लिए आपको कोई वो कॉस्ट शीट को कंप्लीट करने जाने की जरूरत नहीं। पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पे फंस गए थे, हम लोग फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट मिल जाता ना, हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल देते, टोटल कॉस्ट पर यूनिट में फिर प्रॉफिट जोड़ते तो सेलिंग प्राइस आ जाता, और सेलिंग प्राइस आ जाता तो सेल्स मालूम था तो यूनिट्स आ जाता। बट फंसा दिया क्वेश्चन, निकाल दिया मैंने आपको। नंबर 2, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। सो प्रोडक्शन बजट में कैसे होगा, सेल्स आपको मालूम है 8000 यूनिट्स, फिर ऐड करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 3000, लेस करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक जो है 2500, तो रिजल्ट आ रहा है 8500। फिर आ रहा है पार्ट 3 परचेज बजट। परचेज बजट के लिए पहले मेरे को दो मटेरियल है यहाँ पे, ए और बी। तो ए और बी का पहले मेरे को कंजम्पशन जानना पड़ेगा, कितना कंजम्पशन होगा फॉर 8500 यूनिट। तो ए में लगता है कितना, ए का कितना लगता है 6 kg और बी का लगता है 3 kg, तो इंटू 6 इंटू 3, 8500 इंटू 6, 8500 इंटू 3, 51, 25,500। फिर ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक है 8000, 5.5, 7.5 और 4। परचेज 51 प्लस 8 माइनस 7.5, 51,500 और 25,500 प्लस 1.5 करेंगे तो 27,000 आ रहा है। हो गया। यूनिट्स में ही पूछा था क्वेश्चन में, देखो आपको यूनिट्स में ही पूछा है तो हम छोड़ दिए। अगर रुपीज़ में पूछा होता तो परचेज प्राइस मालूम था तो रुपीज़ भी निकाल सकते थे। अच्छा चीज़ था ये क्वेश्चन में, ये फंसा दिया था यहाँ पे। यूनिट्स टू बी सोल्ड का वर्किंग अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ही नहीं एहसास हो रहा था कि अब फंस जाएंगे हम, बट बाद में लगा कि अच्छा ऐसे जाना पड़ेगा। हो गया ये सम खत्म। आइए नेक्स्ट। सो इसमें क्या बोल रहा है देखो, स्टैटिक बजट मतलब ओरिजिनल बजट दिया हुआ है, फिर एक्चुअल आपको दिया हुआ है, ये 3200 होगा, करेक्शन करना पड़ेगा आपको, कॉमा। ओके। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द मंथ 10,000 kg ऑफ मटेरियल एंड 3100 आवर्स ऑफ लेबर वेर यूटिलाइज्ड, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ। फ्लेक्सिबल बजट मतलब होता है योर बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर नॉर्मली फ्लेक्सिबल बजट का समझ में क्या होता था कि हर बार ये लोग बोल देते थे कि कितना कितना एक्टिविटी लेवल पे बनाना है, बट जब कभी ऐसा सिनेरियो हो जाए तो नहीं बोला मतलब एक्चुअल आउटपुट पे बनाना है। तो ये ध्यान रखना होता है, ये एक ट्रिक हो गया आपके लिए कि फ्लेक्सिबल बजट मतलब कौन सा आउटपुट के लिए बनाना है। 4000 के लिए दिया हुआ तो 3200 के लिए बनाना है, तो आप एक कॉलम बना रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट, और वो हो जाएगा 3200 यूनिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पर यूनिट है 90 रुपीज़, तो 90 इंटू 4000 करके 360 है, 90 इंटू 3200 करो 288 आएगा।
फिर यहाँ पे 72, तो 72 इंटू 3200 करो, 23400 आएगा। यहाँ पे 44 इंटू 3200 करो, 140,800 आएगा। ठीक है, फिर 180 का 180 रहेगा, तो टोटल कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना, 180, 140,800, 230, 400, 288, तो ये आ रहा है 839,200। फिर सेलिंग प्राइस यहाँ पे 12 लाख बाई 4,000 करने से @300 करके आ रहा है, तो 300 इंटू 3,200 करने से 960 आ रहा है, माइनस करके 839,200 से यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 120,800। हो गया। सो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है एमयूवी और लेबर रेट वेरिएंस बताइए वर्सेस द फ्लेक्सिबल बजट। तो वो इम्प्लाइड होता है, वेरिएंस हमेशा फ्लेक्सिबल बजट से ही निकलता है, ध्यान रखिएगा। बट एमयूवी आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नॉलेज से कर लेना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एओ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो क्वांटिटी आप देखिए 3 kg है बजट के हिसाब से, तो फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा, 3 इंटू 3200 होगा। एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज़ हुआ, 10,000 kg है, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ध्यान देना प्राइस पर kg लेना है, इंटू 30, नॉट इंटू 90, गड़बड़ हो जाएगा। 3 इंटू 3200 माइनस 10,000 इंटू 30 करें तो 12,000 एडवर्स। फिर आ रहा है लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। सो स्टैंडर्ड रेट इज 72, एक्चुअल रेट इज, को देखना पड़ेगा एक्चुअल रेट कितना है, 225,600 टोटल कॉस्ट है एंड उसका आवर्स 3100, तो 225,600 बाई 3100 करना पड़ेगा, इंटू एक्चुअल आवर दिया हुआ 3100। सो देखो कितना आ रहा है, 72 इंटू 3100 माइनस 225 600, तो ये आ रहा है 2400 एडवर्स। तो ये हो गया आपका पार्ट 2। ठीक है, इस तरह का सम भी क्लास में कराया हुआ होता है अगर आपको ध्यान हो तो। 1 20 800 मैच हो गया, और देखो 12,000 और 2400 एडवर्स मैच हो गए। फिर आ गया देखो और एक थ्योरी, स्टेप्स नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ गुड बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो बजटरी कंट्रोल पे एक तो ऑब्जेक्टिव है, फिर लिमिटेशंस है, फिर आपका अब स्टेप्स भी आ गया। तो स्टेप्स में क्या क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर लो एंड द पॉलिसीज दैट माइट बी अडॉप्टेड इन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट स्टेप इज objectives and policies. Second step is activities that should be undertaken to achieve the objective. Third step is plan or scheme of operation in respect of each class of activity in quantitative as well as monetary terms for the budget period. तो बेसिकली इन क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी टर्म्स का मतलब है कि उस एक्टिविटी के पीछे क्या क्या काम होगा और उसका वॉल्यूम और अमाउंट। ठीक है, वॉल्यूम क्वांटिटी एग्जैक्ट टर्म बोले अगर तो क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज, मॉनेटरी डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज, दिस इज योर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है लेइंग आउट अ सिस्टम ऑफ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस बाय ईच पर्सन और डिपार्टमेंट विद रेलिवेंट बजट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेज फॉर द वेरिएशन इफ एनी। फिर आपको कंपैरिजन करने का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस बाय ईच पर्सन, पर्सन वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। किसका कंपैरिजन, एक्चुअल वर्सेस बजट विद द रेलेवेंट बजट। और फिर आपको कॉजेज ऑफ वेरिएशन भी पता करना है, क्या कारण से वेरिएंस आ रहा है, वो सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये सब तरीक़ा से हम लोग करेंगे। और फिर ये भी ध्यान देना है कि अल्टीमेटली जो बजटरी कंट्रोल का असली फ़ायदा है ना, वो यहाँ पे आता है करेक्टिव एक्शन लेने से। तो ये इंश्योर करना है कि करेक्टिव एक्शन लिया गया, खाली वेरिएंस निकाल के क्या फ़ायदा, खाली बजट बना के क्या फ़ायदा, करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तो बजटरी सिस्टम फेल है। ठीक है, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। पता है हम लोग एसजीसी में बजटरी सिस्टम चालू किए 2 साल पहले, अभी खाली बजट बनता है बस,
एक्चुअल और बजट देखकर वेरिएंस निकालते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, अरे बाप रे वेरिएंस आ गया, अरे बाप रे। करेक्टिव एक्शन सूझता ही नहीं। ठीक है, बोलना बहुत आसान है कि लेना है नहीं तो फ़ायदा नहीं आएगा, बट ले क्या, क्या करेक्टिव एक्शन ले, सूझता ही नहीं। फिर लगता है कि जो गड़बड़ हुआ वो भी तो जायज़ ही था, ऐसा लगता है। अब हो सकता है ना सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए रियल वर्ल्ड क्या बोलता है कि आप अगर करेक्टिव एक्शन ले रहे हो तो बस आपको पता होना चाहिए कि क्यों ज़्यादा लगा। पता है और वो जायज़ है तो ठीक, नाजायज़ है तो रोको। क्या होता है जब काम बहुत लोगों को डेलीगेट कर देते हैं ना तो नाजायज़ हो सकता है, जब अपने से करते हो तो ठीक है, आपको पता है कि जायज़ है कि नाजायज़ है। ठीक है, तो अगर बहुत बार लगता है ना कि जायज़ है ये खर्चा आना ही है, तो अगली बार हम लोग बोलते हैं कि भैया बजट को बढ़ा दो, चेंज कर लो। हर बार जायज़ है जायज़ है, फिर वेरिएंस आता है तो माथा पच्ची होता है, तो बजट को बढ़ा के चलो। ऑल राइट, चलो अभी के सेशन में यहीं तक था, आगे मिलते रहेंगे। ओके, आई होप सेशंस आपको यूज़फुल लगे होंगे, और ये प्रैक्टिस क्लास आप उन हर फ्रेंड को रेकमेंड करिए जिनको लगता है कि यार प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है। और कॉस्टिंग में स्कोर करना है तो एक ही जरिया है, प्रैक्टिस, बिकॉज कॉस्टिंग का पेपर बहुत लेंदी आता है, और लेंदीनेस को ओवरकम करने का तरीका होता है प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका एफिशिएंसी बिल्डअप हो, स्पीड बिल्डअप हो, हाथ में दिमाग में कैलकुलेशन करने की क्षमता बढ़े, जिससे कि आप वो लेंदी पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ, नहीं तो पेपर छूटेगा। और हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ये आपने देखा है। फिजिक्स के चैप्टर से, जैसे बजट से सबसे ज़्यादा थ्योरी दिख रहा है, और एक बेसिक चैप्टर से थ्योरी रहता ही है। चलो, थैंक यू, शुक्रिया। कैसा लगा नहीं लगा ये सब कमेंट में बताते रहिएगा। हाँ, बाय बाय।